हेलो स्टूडेंट्स, मैं मंजू शर्मा, प्रवक्ता कंप्यूटर, राजकीय महिला पॉलिटेक्निक अजमेर। आज के ई लेक्चर के अंदर हम 8085 माइक्रो प्रोसेसर के आर्किटेक्चर को आगे कंटिन्यू करेंगे। पिछले ई लेक्चर के अंदर हमने देखा था कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर कुछ टाइमिंग एलिमेंट्स, रजिस्टर्स, फ्लिप फ्लॉप्स और एएलयू होते हैं कि 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर एएलयू, कंट्रोल एंड टाइमिंग एलिमेंट्स, कुछ रजिस्टर्स और फ्लिप फ्लॉप्स होते हैं। 8085 माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी और इनपुट आउटपुट डिवाइस से कम्युनिकेट करने के लिए 16 बिट एड्रेस बस का यूज करता है और साथ ही 8 बिट डाटा बस का यूज करता है। क्योंकि इसकी एड्रेस साइज का साइज 16 बिट है, इसलिए ये 64 KB मेमोरी को एक्सेस कर सकता है। जहां पे फर्स्ट मेमोरी लोकेशन का एड्रेस जैसे यहाँ शो किया गया है 000H है और लास्ट मेमोरी लोकेशन का FFFH है। अब माइक्रो प्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन से पार्ट्स होते हैं, इसको समझने के लिए हम ये देखते हैं कि माइक्रो प्रोसेसर किस प्रकार से एक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है। क्योंकि माइक्रो प्रोसेसर का मेन काम है प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना, और प्रोग्राम क्या होता है? सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। तो माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम की पहले इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करेगा, फिर सेकंड को, फिर थर्ड को, जब तक कि प्रोग्राम के लास्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट नहीं हो जाती। तो यहाँ हम एक छोटा सा इंस्ट्रक्शन एज्यूम कर रहे हैं, जो एक इंस्ट्रक्शन ले रहे हैं मूव A, B। ये कमांड क्या करता है? रजिस्टर B की वैल्यू को रजिस्टर A में ट्रांसफर कर देता है या कॉपी कर देता है। तो माइक्रो प्रोसेसर में क्या होने चाहिए? कुछ रजिस्टर्स जिसके अंदर हम वो डाटा को स्टोर कर सकें, जिसके ऊपर माइक्रो प्रोसेसर प्रोसेसिंग करने वाला है। तो माइक्रो प्रोसेसर 8 बिट रजिस्टर्स काम में लेता है। एक 8 बिट रजिस्टर है ये रजिस्टर A, जिसको हम एक्यूमुलेटर भी कहते हैं। दूसरे 8 बिट रजिस्टर्स है W, Z, B, C, D, E, H और एक और 8 बिट रजिस्टर है TEM। तो यहाँ पे टोटल 10 8 बिट रजिस्टर्स काम में आ रहे हैं, जिसमें से 7 प्रोग्रामर को अवेलेबल है। प्रोग्राम लिखते वक्त वो 7 रजिस्टर्स काम में ले सकता है, जो कि है A, B, C, D, E और H है। तो ये 7 रजिस्टर्स को हम कहते हैं जनरल पर्पस रजिस्टर। जिसमें हम कुछ डाटा स्टोर कर सकते हैं। अब सपोज आप मेमोरी के अंदर हमें मालूम है कि हर लोकेशन के ऊपर हम 8 बिट डाटा स्टोर करते हैं। तो 8085 माइक्रो प्रोसेसर के अंदर हम ये मान रहे हैं कि सपोज हमने ये इंस्ट्रक्शन स्टोर करी है लोकेशन 2000 पर। अब माइक्रो प्रोसेसर हर इंस्ट्रक्शन को एक 1 बाइट ऑपरेशन कोड, जिसको हम कहते हैं ऑप कोड, असाइन करता है। तो ये जो इंस्ट्रक्शन है मूव A, B, इसको एग्जीक्यूट करने के लिए इसको जो ऑपकोड असाइन किया गया है वो है 78H। तो यहाँ पे आप देखिए कि 2000H मेमोरी लोकेशन के अंदर 78H स्टोर किया गया है। ऐसे ही हम एक और इंस्ट्रक्शन ले माने कि जिसको हमने स्टोर किया है नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन 2001 के ऊपर। सपोज इंस्ट्रक्शन है ऐड A, B। ये कमांड क्या इंस्ट्रक्शन है? ऐड B। ये कमांड क्या करेगा? रजिस्टर A में जो वैल्यू स्टोर है उसको रजिस्टर B के साथ ऐड करेगा और आंसर वापस रजिस्टर A में स्टोर कर देगा। इस इंस्ट्रक्शन को जो 1 बाइट कोड दिया गया है वो है 80H। तो यहाँ आप देखिए कि
मूव ए कॉमा बी को ऑपरेशन कोड 78H असाइन है, जो कि हमने स्टोर किया है 2000H मेमोरी लोकेशन में। तो 2000H वाली मेमोरी लोकेशन में 78H है, जो कि क्या करेगा, रजिस्टर बी की वैल्यू को रजिस्टर ए के अंदर कॉपी करेगा। नेक्स्ट कमांड जो हमने लिया है वो है ऐड बी, जो कि इसको ऑपरेशन कोड दिया गया है 80 और वो नेक्स्ट मेमोरी लोकेशन के अंदर स्टोर किया गया है। तो हमने अपने ये दोनों इंस्ट्रक्शन के लिए जो ऑपकोड थे वो मेमोरी में स्टोर कर दिए। अब हमें ये समझना है कि माइक्रो प्रोसेसर के ब्लॉक डायग्राम में कौन कौन से पार्ट्स होने चाहिए जिससे माइक्रो प्रोसेसर इन दोनों कमांड्स को एग्जीक्यूट कर सके। अब माइक्रो प्रोसेसर प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन तब स्टार्ट करता है जब प्रोग्रामर उसे प्रोग्राम को रन करने के लिए इंस्ट्रक्शन देता है। तो जैसे ही प्रोग्रामर उसे रन करने का इंस्ट्रक्शन देता है तो रन के साथ वो बताता है कि कौन सी लोकेशन पे प्रोग्राम स्टोर किया गया है जहां से हमें प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना है। तो यहाँ पे हमारा जो एड्रेस है 16 बिट वो है 200H। तो जैसे ही प्रोग्रामर ये कमांड देगा प्रोग्राम को रन करने के लिए और ये एड्रेस बता रहा है, तो ये एड्रेस एक स्पेशल रजिस्टर के अंदर जाके स्टोर हो जाता है जिसको हम कहते हैं प्रोग्राम काउंटर। तो जैसे ही प्रोग्रामर ये कमांड देगा रन 200H, तो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू हो जाएगी 200H। तो ये प्रोग्राम काउंटर एक 16 बिट एड्रेस, प्रोग्राम काउंटर में 16 बिट एड्रेस स्टोर होता है और जब भी माइक्रो प्रोसेसर किसी इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करता है तो वो क्या करेगा कि प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू को एड्रेस बस पे प्लेस कर देता है जिससे माइक्रो प्रोसेसर उस मेमोरी लोकेशन को सिलेक्ट कर सके। तो प्रोग्राम काउंटर के अंदर क्या होगा, उस इंस्ट्रक्शन का एड्रेस जो माइक्रो प्रोसेसर को एग्जीक्यूट करनी है। तो प्रोग्राम काउंटर holds the address of next instruction to be executed। तो जब भी माइक्रो प्रोसेसर को किसी कमांड को एग्जीक्यूट करना है तो वो सबसे पहले क्या करेगा कि ये जो प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू है इसको वो एड्रेस बस पे प्लेस कर देगा। एड्रेस बस पे वैल्यू आ जाएगी 200H। अब हमें पिछले लेक्चर के हमने देखा था कि ब्लॉक 8085 के ब्लॉक डायग्राम के अंदर एक पर्टिकुलर यूनिट होती है कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट। उस यूनिट का काम होता है कंट्रोल सिग्नल्स को जनरेट करना। तो यहाँ पे हमें मालूम है कि माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है और इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ भी कम्युनिकेट कर सकता है। हमने एड्रेस बस प्लेस कर दिया, ये एड्रेस बस मेमोरी के पास भी जा रही है और इनपुट आउटपुट डिवाइस के पास भी जा रही है। तो ये जो कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट है इसके पास ये एक कंट्रोल सिग्नल को जनरेट करता है जिसको हम कहते हैं इनपुट आउटपुट मेमोरी, जिसकी वैल्यू को इसने लो कर दिया। तो इसका मतलब ये है अगर लो कर देते हैं सिग्नल को तो माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी के साथ कम्युनिकेट कर देगा और जब माइक्रो प्रोसेसर इस सिग्नल की वैल्यू को हाई कर देता है तो माइक्रो प्रोसेसर इनपुट आउटपुट डिवाइस के साथ कम्युनिकेट करेगा। तो क्योंकि ये एड्रेस हमें मेमोरी को भेजना है इसलिए माइक्रो प्रोसेसर ने इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल की वैल्यू को लो कर दिया। जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर ने एड्रेस बस पे ये एड्रेस प्लेस किया और इनपुट आउटपुट मेमोरी के ऊपर ये मेमोरी सिग्नल को लो किया तो ये जो 64 किलोबाइट्स की हमारी मेमोरी है इसके अंदर एक मेमोरी लोकेशन सेलेक्ट हो जाएगी जिसका एड्रेस है यहाँ पे 200H। अब ये 200H वाली मेमोरी लोकेशन में कुछ डाटा स्टोर है जो कि है 78H,
जो कि एक इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड है। तो इसको माइक्रो प्रोसेसर को रीड करना है। तो रीड तब होगा जब कंट्रोल और टाइमिंग यूनिट एक और कंट्रोल सिग्नल मेमोरी को भेजेगा, और ये कंट्रोल सिग्नल को हम कहते हैं RD बार। बार का मतलब क्या है, ये सिग्नल उस केस में काम करेगा जब इसकी वैल्यू लो है। तो माइक्रो प्रोसेसर ने इसकी वैल्यू एक्टिव लो कर दी, यानी कि 0 कर दी। जैसे ही ये रीड वाला सिग्नल लो होगा, उस केस के अंदर इस जो मेमोरी लोकेशन हमने सेलेक्ट कर लिया है, यहां से डाटा माइक्रो प्रोसेसर के पास आ जाएगा, जो कि है हमारी डाटा बस के ऊपर। और ये डाटा बस इस इंटरनल बस के साथ जुड़ी हुई है, और यहाँ पे वैल्यू आ जाएगी 78H। अब ये जो 78H है, ये इंटरनल डाटा बस से होते हुए एक पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर आएगी। और ये इसी रजिस्टर के अंदर क्यों आएगी, क्योंकि जब माइक्रो प्रोसेसर किसी ऑपकोड को फेच कर रहा होता है, तो कंट्रोल एंड यूनिट टाइमिंग यूनिट के पास दो कंट्रोल सिग्नल्स हैं, S1 और S0। वो इन दोनों की वैल्यूज को 1-1 कर देता है। तो इन दोनों स्टेटस सिग्नल S1 और S0 की वैल्यू 1-1 करने के कारण जो भी हमने इंस्ट्रक्शन का ऑपकोड को रीड किया है, जो डाटा बस पे प्रेजेंट है, वो एक स्पेशल रजिस्टर है जिसको हम कहते हैं IR। IR स्टैंड्स फॉर इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। ये हमारा जो ऑपकोड हमने रीड किया है 78H, ये इस इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर आ जाएगा। अब इसके ब्लॉक डायग्राम के अंदर ये इंस्ट्रक्शन रजिस्टर में जो भी वैल्यू आती है, वो एक नेक्स्ट ब्लॉक के पास जाएगी, जिसको हम कहते हैं इंस्ट्रक्शन डिकोडर। इंस्ट्रक्शन डिकोडर जो कि इंस्ट्रक्शन को डिकोड करेगा। साथ में एक और काम करता है ये डिकोडर एंड मशीन साइकिल एनकोडिंग, कि इस इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए कितने मशीन साइकिल्स, यानी कि कितना टाइम लगने वाला है। फिलहाल हम सिर्फ ये मान लें कि वो इंस्ट्रक्शन को डिकोड कर रहा है। डिकोडिंग के बाद, डिकोडिंग का मतलब होता है इंस्ट्रक्शन को समझना। इंस्ट्रक्शन को उसने समझ लिया, ये इंफॉर्मेशन वो कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट को भेज देगा। कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट क्या करेगा, कंट्रोल सिग्नल जनरेट करेगा। और क्योंकि ये जो उसने कमांड को समझा है, तो उसे समझ में आया है, उसे रजिस्टर B की वैल्यू को रजिस्टर A के अंदर मूव करना है। तो इस केस के अंदर ये जो कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट्स हैं, इससे एक कंट्रोल सिग्नल्स सारे रजिस्टर्स के पास जाएगा, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर्स के पास जाएगा, इंस्ट्रक्शन डिकोडर के पास जाएगा। ये इंटरनल बस से बाई डायरेक्शनली कनेक्टेड है। जो हमारा रजिस्टर A है, ये भी बाई डायरेक्शनली कनेक्टेड है। तो जैसे ही इसके पास कंट्रोल सिग्नल पहुंचेगा, वो रजिस्टर B के अंदर जो भी वैल्यू स्टोर है, वो इंटरनली बस से होते हुए रजिस्टर A के अंदर कॉपी हो जाएगा। तो इस कमांड को एग्जीक्यूट करते वक्त हमने ये देखा कि ब्लॉक डायग्राम के अंदर हमें कौन कौन से पार्ट्स चाहिए। रजिस्टर्स के अलावा एक प्रोग्राम काउंटर चाहिए, जिससे हम मेमोरी से इंस्ट्रक्शन को फेच करके लेकर आए। फेच करने के बाद जो ऑपकोड हमने फेच किया है, वो एक रजिस्टर में जाता है, इंस्ट्रक्शन रजिस्टर। फिर एक और पार्ट है इंस्ट्रक्शन डिकोडर, जो कि इंस्ट्रक्शन को डिकोड करता है। साथ में हमने कुछ कंट्रोल सिग्नल्स देखे हैं कि मेमोरी के साथ कम्युनिकेट करने के लिए उसे कंट्रोल सिग्नल चाहिए, इनपुट आउटपुट मेमोरी, रीड सिग्नल, और दो स्टेटस सिग्नल्स हैं S1 और S0। अब जैसे ही माइक्रो प्रोसेसर में इस एक इंस्ट्रक्शन को फेच करता है मेमोरी से, तो उस केस में ये प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू ऑटोमेटिकली 1 से इंक्रीमेंट हो जाती है। अब नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करना है, तो भी वही प्रोसेस फॉलो होगा कि सबसे पहले प्रोग्राम काउंटर की वैल्यू एड्रेस बस पे एड्रेस लोकेशन सेलेक्ट होगी मेमोरी से, क्योंकि इनपुट आउटपुट मेमोरी सिग्नल लो कर दिया। फिर जैसे रीड वाला सिग्नल लो करेंगे,
तो जो वैल्यू है मेमोरी में इस वक्त 80 है तो ये 80H डाटा बस पे आ गया। डाटा बस से ये जाएगा इंस्ट्रक्शन रजिस्टर के अंदर, उसके बाद डिकोडर के अंदर। डिकोड करने के बाद उसे पता चलता है कि ये एक अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन है। अरिथमेटिक इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने के लिए उसे क्या चाहिए, एक ALU चाहिए। अब ALU को 2 8-बिट डाटा इनपुट में देने हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर को क्या करना है, जो हमने कमांड देखा था वो अज्यूम किया था ऐड B, जिसका मतलब है कि रजिस्टर A की वैल्यू को B के साथ ऐड करना है। अब इस केस में क्या होगा, रजिस्टर B की वैल्यू इंटरनल बस से होते हुए एक टेम्प रजिस्टर के अंदर आएगी। A की वैल्यू A में ही पता है, A में ही स्टोर है। टेम्प और A की वैल्यू ALU ऐड करेगा और ऐड का ऑपरेशन उसको कौन बताएगा कि ऐड परफॉर्म करना है। कंट्रोल और ALU के अंदर कंट्रोल सिग्नल आएगा किसके लिए, प्लस के लिए। साथ में ये डाटा ALU के पास भेजना है, इसलिए कंट्रोल यूनिट ने कंट्रोल सिग्नल्स भेजे हैं ये दोनों रजिस्टर को, टेम्प और रजिस्टर A को उसने ऐड किया। ऐड करने के बाद रिजल्ट ऑटोमेटिकली इंटरनल बस से होते हुए वापस एक्यूमुलेटर में स्टोर हो जाएगा। अब जो भी रिजल्ट है वो पॉजिटिव है या नेगेटिव है, या आंसर 0 तो नहीं आ रहा, या 2 नंबर्स को ऐड करने पे कैरी तो नहीं जनरेट हो रही, या सब्सट्रैक्ट कर रहे हैं तो बोरो तो नहीं जनरेट हो रहा, इसके लिए हम एक स्पेशल रजिस्टर काम में लेते हैं 8-बिट का, जिसको हम कहते हैं फ्लैग रजिस्टर। ये फ्लैग रजिस्टर के अंदर हमारे रिजल्ट का स्टेटस शो जाएगा। तो हमने देखा कि इस कमांड को एग्जीक्यूट करने के लिए हमारे पास ALU भी आ गया, फ्लैग रजिस्टर भी आ गया। तो जो जो पार्ट्स इन 2 कमांड के एग्जीक्यूशन के अंदर आए वो हो गए हमारे पास टोटल 7 जनरल पर्पस रजिस्टर A, B, C, D, E, H, L, साथ ही 3 टेम्पररी रजिस्टर टेम्प, W और Z, एक 8-बिट रजिस्टर जिसको हम कह रहे हैं इंस्ट्रक्शन रजिस्टर, फिर है इंस्ट्रक्शन डिकोडर, 8-बिट ALU, फ्लैग रजिस्टर और कंट्रोल एंड टाइमिंग यूनिट के अंदर कुछ कंट्रोल सिग्नल्स। तो स्टूडेंट्स हम नेक्स्ट ई लेक्चर के अंदर कंप्लीट ब्लॉक डायग्राम ऑफ 8085 को समझेंगे। थैंक यू।